अब एक सवाल है जियो फाइनेंशियल पर आपका नज़रिया क्या है? इस पे तो हम लोग काफ़ी बात करते रहे हैं, जब से ये लिस्ट हुआ तब से ही करते रहे हैं। मोहित जी अब पूछ रहे हैं कि आपका नज़रिया क्या है? तो वो नज़रिया डिपेंड करेगा इस पे कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए, मोमेंटम का फ़ायदा उठाने के लिए या थोड़ा लंबे समय के निवेश के लिए। तो ये ज़्यादा अच्छे से अगर आप बताते तो और अच्छी राय मिलती। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी चाल बनी हुई है और हम लोग कहाँ पे देख रहे थे इसे कि 200 का एक बॉटम बना था। उस बॉटम के टिकने ना टिकने का सवाल था और कहाँ अब ये आ गया है 270-75 के ऊपर, बल्कि कहाँ लगभग 300 छू ही गया था, 295 तो हो गया था। हुँ। तो अभी जो इसका मोमेंटम है ना ये ठीक है, मोमेंटम सस्टेन हो रहा है। तो इस पे आप जो भी लें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लीजिएगा। ना पैटर्न तो यही कहता है मोर देन एनीथिंग बिकॉज़ इसका डेटा बहुत लिमिटेड रहेगा फाइनेंशियल डेटा रीड करने के लिए और जो भी है वो आपको ये राइट जस्टिफाई बहुत नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि हर जगह इसको लोग बोलते हैं कि एक मल्टी बैगर है, क्यों है, क्या है, पता नहीं है, सिर्फ़ ग्रुप का नाम है, हो सकता है वो भी हो। पोज़ीशनिंग अच्छी है, अगर इनकी प्लानिंग भी अच्छी है, वो सक्सीड हो गई तो नो डाउट रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बन सकता है इनका आगे जाके। लेकिन वो सब वैल्यूएशन में फैक्टर हो रहा है। अभी का मोमेंट आपको यही बताता है कि ये ₹300 तक वाला जो रेंज था एक बारी कवर कर चुका है और नीचे में अब इसका हमेशा के लिए आपका ये जो बड़ा कैंडल है उसका लो है 255 दैट इज़ द सपोर्ट, डिफाइंड सपोर्ट। पहले बहुत सारे सपोर्ट आ गए, अब इसके नीचे नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये आपका बनेगा मोमेंटम का सपोर्ट और आपका पैटर्न का सपोर्ट बनेगा 245 का। तो जो आपको 255 अच्छा लगे या 245 अच्छा लगे, इसको आप सैक्रोसैंट मान के आप इसमें बाय डिप्स का अभी भी व्यू रख सकते हैं बिकॉज़ मोमेंटम बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है। जी। अच्छा ये चार्ट जो है वो मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछने की तरफ ले जा रहा है। 2 टॉप इसके बने थे। एक टॉप जो लिस्टिंग के तुरंत बाद बना था सितंबर 2023 में, बना था लगभग 267 267 वगैरह के आसपास और फिर वहाँ पे ये वापस पहुँचा या उसके थोड़ा ऊपर तक गया। ये 270 तक गया अभी जनवरी में और उसके बाद वापस लौटने के बाद फिर से उसे पार किया, एक ही झटके में पार किया, ऊपर तक गया। क्या ये एक तरह से कप एंड हैंडल जैसी चीज़ है? हाँ, ये दोनों हैं, राउंडिंग बॉटम भी है, कप एंड हैंडल भी है। राउंडिंग बॉटम तो पहले ही पूरा हो गया था। इसमें जो कप एंड हैंडल है ना, ये आपका कप है अप अंटिल 6th दिसंबर क्या है ये? हाँ 6 दिसंबर तक ये आपका कप है। उसके बाद हैंडल बनना शुरू हुआ जो इसका पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और इसका ब्रेकआउट का टारगेट ऑल टाइम हाई आपका 266 का बनता भी था, जो अच्छा अचीव तो हो जो गया है। जो ओके, अभी मैंने चार्ट अब दिखाया उसे आप कप एंड हैंडल नहीं मान रहे हैं बल्कि आप कह रहे हैं कि कप यहीं तक है। ये वाला कप है, ये तो कुछ हाँ, आड़ा-तिरछा कप बन गया और ये आप कह उतना रहे हैं सही कि नहीं बनेगा लेकिन ठीक है। तो ये इसमें आपका हैंडल हैंडल ये हैंडल और कहाँ पे नीचे आ छोड़े हैं इसे? जाइए, और नीचे ले आइए, और नीचे ले और नीचे ले आइए, और नीचे, एकदम नीचे बॉटम पे आइए। ये आपका हैंडल फॉर्मेशन है, ओके? और इसका ये अच्छा, ब्रेकआउट। ये तो डिज़ाइनर कप एंड हैंडल है। हाँ, तो ऐसा ही है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है आपका। जी, इसका ब्रेकआउट आपको ऑल टाइम हाई का पैटर्न लेके जाएगा और ये उसके बाद फिर से वहाँ से ब्रेकआउट हो गया है इसका। ऑल टाइम हाई ओके। निकल गया तो इसका मतलब इसमें 300 उसके ऊपर ये सब लेवल्स आएँगे। अब क्या जस्टिफ़ाई करूँ, क्या नहीं करूँ मुझे नहीं मालूम है। ये मार्केट ऐसा है कि नहीं, कुछ भी लेकिन बोलना बाज़ार में जो वैल्यूएशन के हल्ला ऊपर मचा हुआ है सोमेश जी कि पेटीएम का नुकसान, जियो फाइनेंशियल का फ़ायदा। क्या ये वाली कहानी चल रही है, वो कहानी बिक रही है? नहीं, बिक सकती है। मैं तो उस हिसाब से नहीं इसको वैल्यू कर सकता बिकॉज़ पेटीएम का नुकसान और जियो फाइनेंशियल का फ़ायदा तो एक बारी में ही क्या सारा फ़ायदा ले लेगा या स्ट्रक्चरल स्टोरी कंटिन्यू रहेगी? ये सवाल अपने आप से पूछ लीजिएगा और वैल्यूएशन को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि एक बारी देखेंगे वैल्यूएशन कितने साल का फैक्टर कर रहा है। बहुत महँगा चल रहा है। हाँ, ये बात है कि थोड़ा ग्रोथ इसमें पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं, ग्रोथ इसमें पॉसिबल है। लेकिन अभी जिस समय ये प्राइस मूव हो रहा है, ये सिर्फ़ आपको ट्रेडिंग बेनिफिट ही लेना है।
जब तक डीप करेक्शन मार्केट में नहीं हो जाता है, ऐसे वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड लेना अपने आप में रिस्क को बुलाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 300 तक नहीं जाएगा या 300 क्रॉस नहीं करेगा। सेफ्टी अपनी जगह है, वैल्यूएशन अपनी जगह है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी जगह है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स पे एटलीस्ट मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। जी। लेकिन जियो के पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस तो पहले से है ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? अगर मुझे ठीक से याद है तो इनके पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस पहले से है। तो पेटीएम में पेमेंट बैंक को के बिज़नेस पे कोई संकट आया है, इससे जियो फाइनेंशियल की योजनाएँ जो हैं, वो किस तरह से पॉज़िटिवली इम्पैक्ट हो सकती हैं? अ, क्या बाज़ार ये देख रहा है कि शायद पेटीएम अपना पेमेंट बैंक का बिज़नेस जियो फाइनेंशियल को बेच दे, तो पेटीएम को कुछ पैसे मिल जाएँगे और जियो पेमेंट बैंक को एक बना-बनाया कस्टमर बेस मिल जाएगा। क्या इस रूप में स्ट्रक्चर होता हुआ चीज़ों को देख रहा है बाज़ार? मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए अपने को क्लैरिटी का, बिकॉज़ कई सारे इसमें डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं कि पेटीएम शायद अपना पेमेंट बैंक का बिज़नेस बेच नहीं सकता है। तो बेच नहीं सकता है तो क्या उसको कंप्लीटली क्लोज़ करना पड़ेगा। तो इन सब व्यूज़ पे क्लैरिटी जब तक नहीं हाँ, आ जाएगी, ये स्पेकुलेशन चलता कुछ खबरें रहेगा। ये भी कह रही हैं कि आरबीआई उनके पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे। हाँ, अब क्या है ना कि देखिए, अगर इतना बड़ा स्टेप आरबीआई ने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिया है, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ नंबर्स हैं, कुछ डेटा है, जो हमको पता नहीं है। हम इसके पीछे बात कर सकते हैं, इसका मंथन कर सकते हैं, लेकिन इसके पास डेटा अभी तक उतना पब्लिक नहीं है, और जो पब्लिक डोमेन में है, उसके हिसाब से मुझे यही समझ में आता है लेकिन शर्मा कि ये जी अभी बिज़नेस वित्त अभी मंत्री से रिस्क है। मिल के भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतने सारे स्टेप लिए उसको ओवरनाइट इरेज़ कर देंगे। अगर इतने सारे स्टेप लिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इतने सारे स्टेप आरबीआई ने लिए हैं, तो किसी कॉन्क्रीट डेटा के बेसिस पे लिया है। तो बार-बार यही कहा जा रहा है कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप जब तक उसका पालन करना शुरू नहीं करेंगे, आपको ये तकलीफ होती रहेगी। या तो कंप्लीटली एग्री कर जाएँ कि हाँ, हम अब पालन करेंगे, और अगर पालन करेंगे तो जिस तरह का एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हो रहा था, वो नहीं होगा, गारंटेड है। क्योंकि एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ ही इसलिए हो रहा है कि कई सारी चीज़ें, केवाईसी, ये सब नॉर्म्स जो भी उस पे क्वेश्चन आ रहा है, वो सब चल रहा होगा। अगर आप सबका पालन करेंगे, दोनों चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर आप पालन करेंगे तो आपकी बिज़नेस स्टेबल हो सकती है, लेकिन फिर आपका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ नहीं होगा। तो चुनना उनको है ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई भी आरबीआई जी, चाहेगी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहेगा कि तुम्हारी कंपनी जी। बंद हो जाए। लेकिन वापस अब लेकिन जियो फाइनेंशियल पे आ जाते हैं, पेटीएम की चर्चा तो अलग हाँ, से हमने की। तो जियो फाइनेंशियल के लिए मोटा-मोटा क्या है? मतलब लगाएँ, छोड़ दें, मोमेंटम पे नज़र रखें या अभी कुछ करने वाली हालत बची नहीं है? अभी तक जितना भी हमने जितनी बारी भी जियो फाइनेंशियल का डिस्कशन किया है, वो लेवल्स और रेंजेस के हिसाब से किया है, और अभी तक तो हर बार ठीक देखने को मिला है। अभी भी उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि बिज़नेस का हिस्ट्री अभी बहुत कम है इस चीज़ को डिस्कस करने का। हाँ, स्कोप बहुत है, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन इसमें अगर आप लेवल्स को लेके चलेंगे तो आप मार्केट में कभी नेगेटिविटी आएगी तो उससे भी आप बच सकते हैं, और अगर स्टॉक में पॉजिटिविटी रहेगी तो उससे आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग व्यू अभी भी है कि आप इसको 245 255 के रेंज में आराम से देखिए, उसके अगर वहाँ से नीचे नहीं जाता है तो नीचे नहीं जाएगा। बिकॉज़ इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो ये काफ़ी ऊपर राइज़ होने का इंडिकेशन होता है। ये 300 साढ़े 300 वैसे-वैसे वाले रेंज ओपन करके देता है स्टॉक के लिए। बट हैविंग सेड दैट, इस बात को आप लिख लीजिए कि ये ट्रेडिंग ग्रेड ही बनता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बनाने के लिए आपको रिस्क कंटेनमेंट यानी स्टॉप लॉस के थ्रू ही सोचना चाहिए।